गर्भाशय किससे संबंधित है? यानी यूटेरस रिलेट्स टू, यह नर प्रजनन अंग से संबंधित है, मादा जनन अंग से संबंधित है, पादप जनन तंत्र से संबंधित है, या इनमें से सभी से संबंधित है। तो हम लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा, आपके यूटेरस जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री प्रजनन अंग से संबंधित है। अगला सवाल है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक्रोसोम्स कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं, एपिसोम्स कहते हैं, या इसे स्फेरोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो है एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर है मादा मानव के अंडाशय से अंड का निकलना क्या कहलाता है? यानी कि अंडे का रिलीज जो होता है ना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो रोपण कहते हैं, यानी इम्प्लांटेशंस कहते हैं, गर्भधारण कहते हैं, उसके बाद है अंडोत्सर्जन कहते हैं, या प्रसव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा कि अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके अंडो उत्सर्जन। क्या कहलाता है? अंडो उत्सर्जन यानी ओव्यूलेशंस कहलाते हैं। अगला सवाल है कि मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है? तो ये होते हैं आपके 9 मंथ होते हैं, यानी कि 9 महीने का समय जो है ना, वह एक परिपक्व जीवों को बनाने में किया जाता है, यानी कि जो है एक शिशु का विकास होता है। आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं, अंडकोश में बनते हैं, किडनी में बनते हैं, या फेफड़ों में। तो ये आपके जो है उत्पत्ति हो रही है आपके अंडकोश में, है ना, जिसे हम लोग टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं। अगला सवाल है कि ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव के थायरॉइड ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं, मेढक के अंडाशय में पाए जाते हैं, या खरगोश के वृषण में पाए जाते हैं। तो ये आपके होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल्स उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? मायोमेटेरियम्स कहते हैं, एंडोमेटेरियम्स कहते हैं, जनन एपिथेलियम्स कहते हैं, या जर्मिनल एपिथेलियम्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा एंडोमेटेरियम कहते हैं, जिसे हम लोग इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूटेरस कहते हैं। अगला सवाल है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष को रखा गया है या पाए जाते हैं, किस वजह से ऐसा किया गया है? तो यह किया गया शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, या विसरल अंगों के विकास के लिए। तो यहाँ पर जो है वृषण को उदर गुहा से बाहर इसलिए रखा गया है ताकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या हो सके? अच्छे से हो सके, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर्स के कारण हो सकता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बाधित हो। इसके लिए हम लोग के शरीर में क्या किया गया है? शुक्राणु जो प्रक्रिया होती है ना, वह एक उचित तापक्रम पर होती हैं। तो इसके लिए जो है हम लोगों के वृषण जो है ना, यानी कि जो है आपके स्क्रोटल सैक जो है, वह शरीर से बाहर रखे गए ताकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या हो सके? अच्छे से हो सके, और शुक्राणु जो है उसका अच्छे से स्टोरेज किया जा सके, जमा किया जा सके फॉर फ्यूचर यूज के लिए। आगे है कि स्त्रियों में रजोनवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो स्त्रियों में रजोनवृत्ति की उम्र जो होती है वह होती हैं 50 वर्ष। कितनी वर्ष होती हैं? 50 से 55 वर्ष होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो है तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? यानी आपको एक्रोसोम्स जो हैं कौन से के हिस्से हैं ना, तो मानव शुक्राणु के सिर का हिस्सा है, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का हिस्सा है, प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का है, या ब्लास्टोसिस्ट का है। तो यह क्या होता है? एक्रोसोम्स जो होता है ना, मानव शुक्राणु के सिर का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है मृदा में स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? नील हरित शैवाल बैक्टीरिया का करते हैं, प्रोटोजोआ का करते हैं,
नेमाटोड्स का करते हैं या गेहूं के पौधे का। तो मृदा में स्थिरीकरण हेतु जो है ना हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो नील हरित शैवाल यानी कि आपके नील हरित बैक्टीरिया यानी BGA का उपयोग करते हैं। आपको याद रखने हैं नील हरित शैवाल के अंतर्गत जो है ना नॉस्टॉक आते हैं, एनाबिना आते हैं और ऑसिलेटेरिया आते हैं, जो क्या करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन्हें जो है शैवाल के एक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है जिसे हम लोग साइनोफाइसी यानी BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अगला सवाल है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो पहला है क्लॉस्ट्रीडियम का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है, A और B दोनों का उपयोग होता है या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसमें हम लोग का सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस यानी ऑप्शंस जो हैं वो नंबर B वाले जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल है कि दलहनी पौधों के जड़पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। अब बात आ गई कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स की है ना दलहनी पौधों की, तो उनकी जड़ों में राइजोबियम होते हैं, एजिटोबैक्टर होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं या लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम एक प्रकार की क्या है जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है जो दलहनी पौधों के क्या जड़ों के साथ क्या रहते हैं सहजीवी के रूप में रहते हैं और रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है कि पॉस्चराइजेशन में गर्म करते हैं किसको भाई, तो दूध को ना, तो केवल दूध को करते हैं है ना। किसी भी तरल को 70 डिग्री से ऊपर करते हैं, किसी भी तरल को 100 डिग्री पर और किसी भी तरल को 70 से जो है ना 80 डिग्री पर गर्म करते हैं और शीघ्रता से उसे हम लोग ठंडा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा क्या कि हम लोग दूध को क्या करते हैं गर्म करते हैं और अचानक जो है क्या कर देते हैं उसको शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं, जिससे जो है वह क्या हो जाता है पाश्चुकृत हो जाता है। अगला सवाल है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में एक सहायक होते हैं, कौन से सहायक होते हैं भाई, तो ये होते हैं कीटनाशक सहायक होते हैं, जैविक खाद होते हैं, यीस्ट होता है या इनमें से सभी। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जैविक खाद जो है ना वह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगला सवाल है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी उर्वरक होता है। तो यह जो होता है ना नील हरित शैवाल यह किसके लिए, तो मक्का के लिए, गेहूं के लिए, ईख के लिए या चावल के लिए। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा चावल, यानी कि धान के खेतों के लिए क्या होते हैं ये उपयोगी होते हैं। अगला सवाल है निम्फ यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन कहाँ पाया जाता है। ये पाए जाते हैं पेनिसिलियम्स में, राइजोबियम में, एस्परजिलस में या स्ट्रेप्टोकोकस में। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम, यानी कि जो एक प्रकार के क्या हैं सहजीवी जीवाणु हैं जो दलहनी पौधों के जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती हैं बढ़ती हैं। आगे बढ़िए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है यानी यूनिडायरेक्शनली होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है या निर्देशीय होता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये एक दिशीय होते हैं। उसके बाद है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं भाई, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा उत्पादक होता है, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती हैं और इस वजह से हरे पौधे क्या करते हैं किसी भी जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अतः ये क्या कहलाते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है। आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है सिलेक्ट करने हैं। इंसेक्टिवोरस पौधा यानी ऐसे पौधे जो क्या करते हैं कीड़े मकोड़े को खाते हैं, अपना आहार बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा है, नेपेंथिस है, ए और बी दोनों है या हाइड्रिला। हाइड्रिला तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है जलीय पौधे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ड्रोसेरा के साथ साथ नेपेंथिस जो क्या है आपके कीट भक्षी पौधे हैं।